Siapa nanti? वालेकुम सलाम सर। जी कैसे हो सब लोग? खैरियत से हो? जी सर। आप जी लास्ट टाइम हमने कहाँ तक पढ़ा था? आई गेस लास्ट टाइम हमने पढ़ा ही नहीं है, आपके सेक्शन को नहीं भी पढ़ाया, राइट? सर यस सर। सर बस इंट्रो हुआ था। ठीक हो गया, चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी आप लोगों को शेयर हो रही है आप लोगों के साथ? यस सर। क्या? यस सर। यस सर, हो रही है शेयर। चलें जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री का छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, ठीक है? बायो मीन्स लाइफ, ठीक है? केमिस्ट्री मीन्स chemical reactions which occurs within the living cell. Biochemistry means chemistry of life. Biochemistry is the branch of medical science which deals with the chemical reactions occurring within the cell. ठीक है? बायोकेमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जो कि किसी एक लिविंग सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, ठीक है, उन केमिकल रिएक्शंस की जो हम स्टडी करते हैं उस स्टडी को हम बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है? साइंस की उस ब्रांच को हम जो इस स्टडी को डील करती है। अपने माइक्स ऑफ रखें, ठीक है? अगर किसी का कोई कंफ्यूजन हो तो वो उस टाइम पे अपना माइक ऑन करके बोले। बायोकेमिस्ट्री डील्स विद द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड इंटरेक्शंस ऑफ बायोलॉजिकल मैक्रोमॉलिक्यूल्स, ठीक है? ये बायोलॉजिकल मैक्रोमॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर, मैक्रोमॉलिक्यूल के फंक्शन और उनके आपस में इंटरेक्शन के बारे में स्टडी कर रहा है। कौन कौन से मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं? प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स। उसके अलावा जो माइक्रोमॉलिक्यूल्स और आयंस हैं वो भी इसकी स्टडी में आते हैं, विच प्रोवाइड द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल एंड परफॉर्म मेनी ऑफ द फंक्शंस एसोसिएटेड विद लाइफ, ठीक है? ये वाले जो मैक्रोमॉलिक्यूल हैं
ये सेल के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन में हेल्प आउट करते हैं। और उसके अलावा जो सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? आ रही है सर सर आप? क्लियर है। बात आ रही है सर। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही। सर क्लियर है। सबको इशू आ रहा है या सिर्फ एक आध स्टूडेंट को क्लियर नहीं आ रही? सर क्लियर है। क्लियर है सर। सर जी क्लियर है। सर क्लियर है। चले। The chemistry of the cell also depends on the reactions of smaller molecules and ions. जो सेल की केमिस्ट्री है वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स और आयंस पे भी डिपेंड करती है, ठीक है। These can be inorganic or organic. Inorganic कौन से हैं? वाटर एंड मेटल आयंस। ऑर्गेनिक कौन से हैं? अमाइनो एसिड्स व्हिच आर यूज्ड टू सिंथेसाइज प्रोटीन्स, ठीक है। अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब है कि अमाइनो एसिड्स आपस में पॉलीमराइज होंगे, पॉलीमराइज होने के बाद वो प्रोटीन फॉर्मेशन करवाएंगे। अब हम देखते हैं कि बायोकेमिस्ट्री को हम कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। द फाइंडिंग्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री आर अप्लाइड प्राइमरीली इन मेडिसिन, न्यूट्रिशन एंड एग्रीकल्चर। मेडिसिन के अंदर हम किसी डिजीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, ठीक है, और किसी डिजीज को ट्रीट करने के लिए हम बायोकेमिस्ट्री को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पैरालाइटिक एरियाज के अंदर, ठीक है, अगर हाइपोकैलेमिया होगा, अगर बॉडी के अंदर सीरम पोटेशियम लेवल कम होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो इंटेस्टाइन की पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट वो नहीं होगी, ठीक है। इंटेस्टाइन का पैरालाइसिस हो जाएगा, जिसको पैरालाइटिक एरियाज का नाम देते हैं। तो उसको हम ट्रीट कैसे करेंगे? हम इन्फ्यूजन के थ्रू पोटेशियम क्लोराइड के इंजेक्शन लगाएंगे, ठीक है। जब इन्फ्यूजन के थ्रू पोटेशियम क्लोराइड के इंजेक्शन लगाएंगे, बॉडी के अंदर जो पोटेशियम का लेवल कम हुआ था वो दोबारा रेज होके नॉर्मल पे आना स्टार्ट हो जाएगा। जब नॉर्मल पे आएगा तो पैरालाइटिक एरियाज ठीक होके दोबारा नॉर्मल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इस तरह हमने मेडिसिन में इसको अप्लाई किया है। ये एक एग्जांपल दी है मैंने आपको, मेडिसिन में हम इसको किस तरह अप्लाई कर सकते हैं किसी डिजीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए और उसको ट्रीट करने के लिए। उसके बाद इन द न्यूट्रिशन द स्टडी हाउ टू मेंटेन हेल्थ एंड स्टडी द इफेक्ट ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, ठीक है। इसमें हम देखते हैं कि कौन सा प्रोटीन या कौन सा मैक्रोमोलेक्यूल स्पेसिफिक मैक्रोमोलेक्यूल की डेफिशिएंसी की वजह से कौन से इफेक्ट आ रहे हैं, ठीक है। और किस स्पेसिफिक मैक्रोमोलेक्यूल अगर हम डाइट के अंदर यूज करें तो उसकी वजह से क्या इफेक्ट आ रहे हैं, इस चीज की हम स्टडी करते हैं, ठीक है। इन एग्रीकल्चर बायोकेमिस्ट्स इन्वेस्टिगेट सॉइल। बायोकेमिस्ट क्या करते हैं? सॉइल की इन्वेस्टिगेशन करते हैं एंड फर्टिलाइजर्स एंड ट्राई टू डिस्कवर वेज टू इंप्रूव क्रॉप कल्टीवेशन, क्रॉप स्टोरेज एंड पेस्ट कंट्रोल। वो सॉइल की क्या करेंगे? इन्वेस्टिगेशन करेंगे, देखेंगे कि जमीन के अंदर किस चीज की कमी है, ठीक है। अकॉर्डिंगली फर्टिलाइजर्स तैयार किए जाते हैं, ठीक है। और जब उन फर्टिलाइजर्स को यूज किया जाता है तो उसकी वजह से ना सिर्फ फसल की पैदावार इंक्रीज होती है, ठीक है, क्रॉप कल्टीवेशन इंक्रीज होगी, ठीक है। उसके अलावा उसको लंबे अरसे तक स्टोर भी किया जा सकता है, ठीक है। और क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करने वाले जो पेस्ट होते हैं उनको भी कंट्रोल किया जा सकता है, यानी कि जब जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू ये सारे काम करते हैं। द सेल, अब भी हम सेल के बारे में पढ़ते हैं। द सेल इज द स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ द टिश्यू वेयर इट अकर्स। जो सेल होता है किसी भी टिश्यू का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है, यानी कि एक जिस भी टिश्यू की बात करें, फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात करें जिसमें स्टमक आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाती है, लार्ज इंटेस्टाइन आ जाती है, अकॉर्डिंगली जिस भी टिश्यू का सेल होगा, या मसल की बात कर लें या हार्ट की बात कर लें, मायोकार्डियम की बात कर लें, ठीक है, वो जिस भी टिश्यू का सेल होगा एक तो उस टिश्यू को स्पेसिफिक शेप देगा, ठीक है, उस स्ट्रक्चर को मेंटेन रखेगा, और दूसरा उसका स्पेसिफिक फंक्शन भी परफॉर्म करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो स्केलेटल मसल्स हैं वो वॉलंटरीली कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, जो स्मूथ मसल्स हैं वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। उसके अलावा जीआई ट्रैक्ट में जो सेल्स होते हैं कुछ का काम क्या है कि वो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, कुछ एसिड प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ पेप्सिन प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ ट्रिप्सिनोजिन प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, अकॉर्डिंगली वो फंक्शन करेंगे। डिपेंड करता है कि वो सेल किस टिश्यू के अंदर पाया जाता है, ठीक है। एवरी सेल हैज सम जर्नल फीचर्स व्हिच आर कॉमन टू ऑल सेल्स irrespective of tissue of its origin।
जो तमाम सेल्स होते हैं उनमें कुछ कॉमन फीचर्स हैं, ये डिपेंड नहीं करता कि वो किस टिश्यू से ओरिजिनेट हो रहे हैं, ठीक है। सब के सब सेल्स में कुछ ना कुछ कॉमन फीचर्स हैं। वो कौन सी कॉमन फीचर्स हैं देखते हैं। एक तो न्यूक्लियस सब सेल्स के पास होगा, सब सेल्स के पास न्यूक्लियस होता है, उसके अलावा सब सेल्स के पास साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। उसके अलावा सब सेल्स के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। ये यूनिवर्सल फीचर्स हैं जो कि कुछ लिविंग सेल्स में होती हैं। ये सब लिविंग सेल्स में ये वाली फीचर्स पाई जाती हैं। मेरी आवाज की समझ आ रही है आप लोगों को? यस सर। सर। यस सर आ रही है। यस सर। सर क्लियर नहीं आ रही, शोर आ रहा है अंदर। क्लियर है? हमें तो क्लियर आ रही है। सबको शोर आ रहा है या नो सिर्फ एक सर। बार शोर आ रहा है? नो सर क्लियर है। सर सर क्लियर आ क्लियर रही है, है। क्लियर है सर, क्लियर है। लिविंग सेल्स आर डिवाइड इनटू टू मेन क्लासेस। जो लिविंग सेल्स हैं उनको आगे दो मेन क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रो का मतलब होता है बिफोर, ठीक है। दोज विदाउट न्यूक्लियर इन्वेल्प, फॉर एग्जांपल बैक्टीरियल सेल्स, ठीक है, जिनके पास न्यूक्लियस जो है वो किसी भी मेम्ब्रेन में लिपटा हुआ ना हो, ठीक है। विदाउट एनी मेम्ब्रेन हो, यानी कि न्यूक्लियस अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बगैर होगा तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर होगा। यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर लिपटा हुआ होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोट्स आर यूजुअली सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं यूजुअली सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। एक ही सेल होता है ऑर्गेनिज्म का, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, ठीक है। स्मॉलर इन साइज एंड सिंपल इन स्ट्रक्चर, उनका साइज भी छोटा होता है और उनकी जो स्ट्रक्चर होती है बहुत सिंपल होती है, यानी कि चंद एक चीजें होती हैं उनके पास। हैव ओनली अ सिंगल मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम दिया जाता है। ये देखें कितनी सिंपल स्ट्रक्चर है। फ्लैजेला है जो कि इसको मूव करने में हेल्प आउट करता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा साइटोप्लाज्म है और साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव करते हुए ये ब्लैक डॉट्स जो नजर आ रहे हैं ये राइबोसोम्स हैं, ठीक है। और ये क्रोमेटिन मटेरियल पड़ा हुआ है जिसे डीएनए बोलते हैं, ठीक है। इसके इर्द गिर्द कोई भी झिल्ली नहीं है, कोई भी न्यूक्लियर इन्वेल्प नहीं है जो कि इसको साइटोप्लाज्म से डिफरेंशिएट करे, ठीक है। ये फ्रीली इसमें फ्लोट कर रहा होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। ये प्रोकैरियोटिक सेल है। इकोलाई इज द मोस्ट स्टडीड प्रोकैरियोटिक सेल। जो इकोलाई है इसको सबसे ज्यादा स्टडी किया है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, ठीक है। इकोलाई इज अ यूजुअली हार्मलेस इनहिबिटेंट ऑफ द ह्यूमन इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। जो इकोलाई है वो यूजुअली ह्यूमन इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर नॉर्मली रिसाइड करता है, यानी कि ह्यूमन गट का ये नॉर्मल फ्लोरा है। ह्यूमन गट के अंदर नॉर्मली ये रिसाइड करता है। द इकोलाई सेल इज अबाउट 2 माइक्रोमीटर लॉन्ग एंड लिटिल लेस देन 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। इसकी लेंथ अबाउट 2 माइक्रोमीटर होती है और इसका डायमीटर 1 माइक्रोमीटर से थोड़ा कम होता है, ठीक है। It has a protective outer membrane and an inner plasma membrane that encloses the cytoplasm and nucleoid. इसके पास क्या होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, एंड एन इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम दिया जाता है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने क्या करना होता है, साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के जो कंटेंट हैं उनको इनक्लोज करके रखना है, उनको बाउंड करके रखना होता है। Between the inner and outer membrane is a thin but strong layer of polymers called peptidoglycan, ठीक है। इनर और आउटर लेयर के दरमियान एक स्ट्रॉन्ग पॉलीमर होता है जिसको पेप्टाइडोग्लाइकन का नाम दिया जाता है, which gives the cell its shape and rigidity। ये जो पेप्टाइडोग्लाइकन होता है ये सेल को थोड़ा रिजिड बनाता है और इसको एक स्पेसिफिक शेप देता है, ठीक है, ताकि वो एक स्पेसिफिक शेप में कायम रहे। फॉर एग्जांपल कुछ कोकाए हैं, कुछ बेसिलाए हैं, कुछ स्पाइरोकीट्स हैं, ठीक है। अकॉर्डिंगली जिस तरह की उनकी शेप होती है वो उनको अकॉर्डिंगली हम क्लासिफाई करते हैं। सर पेप्टिडोग्लाइकन कौन से बैक्टीरिया में मोस्टली होता है? किन बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन्स में होता है? जी अभी पढ़ रहे हैं आप, आपको आ जाएगा, आपका जो आंसर है ना आपको मिल जाएगा। अच्छा जी, इसमें वही जो सेल की स्ट्रक्चर्स होती हैं वो बताई गई हैं, ठीक है। सेल इन्वेल्प है, ठीक है, फ्लैजेला, पेलाई, न्यूक्लियोइड, ठीक है, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स। ये बैक्टीरियल सेल के जो कंटेंट हैं वो बताए गए, ठीक है।
उसके बाद जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के इर्द गिर्द आपको आउटर मेम्ब्रेन मिलती है, ठीक है। आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान में एक पेप्टाइडोग्लाइकन, एक पॉलीमर है, स्ट्रॉन्ग पॉलीमर जो कि पाया जाता है, ठीक है। उसके अलावा जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उनके ऊपर आउटर मेम्ब्रेन मिसिंग होती है, ठीक है, लेकिन उनके ऊपर कौन सा पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर मौजूद होती है, ठीक है। उसके बाद है आर्ची बैक्टीरिया, आउटर मेम्ब्रेन, नो आउटर मेम्ब्रेन पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। साइनोबैक्टीरियम में क्या होगा, ग्राम नेगेटिव टफर पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर प्रेजेंट, एक्सटेंसिव इंटरनल मेम्ब्रेन सिस्टम विद फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। साइनोबैक्टीरियम क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपने जो एटीपी है वो खुद जनरेट करते हैं, ठीक है। आपने क्या क्वेश्चन किया था? सर पेप्टिडोग्लाइकन्स कौन से बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं? आपको इधर आई गेस आंसर मिल गया होगा, ग्राम पॉजिटिव में भी होता है और ग्राम नेगेटिव में भी होता है, ठीक है। AFBs जो है ना, एसिड फास्ट बेसिलाई, उनमें मिसिंग होता है, उनमें भी होता है, लेकिन मेनली आपने इनमें याद रखना है क्योंकि इस पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर की बेसिस पे जो ग्राम नेगेटिव है उसमें जो पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर है वो थिन होती है और ग्राम पॉजिटिव में जो पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर होती है वो थिक होती है, ठीक है। जो थिक लेयर है वो डाई को रिटेन करती है, इस वजह से उसे ग्राम पॉजिटिव बोलते हैं। जो थिन लेयर है वो डाई को रिटेन नहीं करेगी, इसलिए उसे ग्राम नेगेटिव बोलते हैं, ठीक है। ग्राम स्टेनिंग टेक्निक के थ्रू हम इनको आगे डिवाइड करते हैं ग्राम पॉजिटिव में और ग्राम नेगेटिव में। यूकैरियोटिक सेल हैव अ वैरायटी ऑफ मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स। जो अब यूकैरियोटिक सेल्स की हम बात करते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स के पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होती हैं, ठीक है। टिपिकल यूकैरियोटिक सेल और मच लार्जर देन द प्रोकैरियोटिक सेल। जो एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल से अच्छा खासा बड़ा होता है, कॉमनली 5 to 100 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। उसका डायमीटर कितना है, 5 to 100 माइक्रोमीटर हो सकता है, विद सेल वॉल्यूम 1000 to 1,000,000 टाइम्स लार्जर देन दोज ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया से अच्छा खासा बड़ा होता है। The distinguishing characteristics of eukaryotes are the nucleus and a variety of membrane-bound organelles, ठीक है। ये प्रोकैरियोटिक सेल को यूकैरियोटिक सेल से कैसे डिफरेंशिएट करता है कि इसके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होती हैं, ठीक है, विद अ स्पेसिफिक फंक्शंस। कौन कौन सी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड लाइसोसोम्स एंड पेरोक्सिसोम्स, ठीक है। प्लांट सेल्स आल्सो कंटेन वैक्यूल्स एंड क्लोरोप्लास्ट। प्लांट सेल्स के पास वैक्यूल्स भी होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड है वो भी, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट भी होता है। ये देखिए ये एनिमल सेल है, ठीक है। एनिमल सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, ये माइटोकॉन्ड्रिया पड़े हुए हैं, ये प्लांट सेल है, ठीक है। ये जो ग्रीन पिगमेंट है ये क्लोरोप्लास्ट है, ये जो आपको ये वाली चीज नजर आ रही है ये वैक्यूल है, सेंट्रल वैक्यूल, ठीक है। ये न्यूक्लियस है, इसके इर्द गिर्द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। ये गोल्जी apparatus पड़ा हुआ है ब्लू कलर में। यूकैरियोटिक सेल contain well-defined cellular organelles such as nucleus। यूकैरियोटिक सेल के पास कौन कौन सी well-defined organelles होती हैं, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी apparatus, peroxisomes, lysosomes and ribosomes। Ribosomes can be of two type, attached to the endoplasmic reticulum, ठीक है, attached हो सकते हैं और free floating हो सकते हैं, जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर आपको बिखरे हुए मिलेंगे, ठीक है। No membranous bound organelles, free ribosomes, न्यूक्लियोलस, साइटोस्केलेटन एंड सेंट्रियोल्स, ये जिनके पास मेम्ब्रेन नहीं होती, ये वो वाले होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की पहले बात करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर एटीपी की प्रोडक्शन होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू, ठीक है। उसके अलावा क्रेब्स साइकिल के थ्रू इसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है उस जगह पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो होती है उसी का होती है। इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ्स ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया अपीयर्स as rods
स्फीयर्स और फिलामेंटस बॉडीज। अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर इसको देखा जाए माइटोकॉन्ड्रिया को, तो इसकी शेप इस तरह की आपको मिलेगी, किस तरह की नजर आएगी, रॉड शेप या स्फेरिकल या फिलामेंटस बॉडी। ठीक है, डिफरेंट शेप का ये नजर आ सकता है, डिपेंड्स कि कौन कौन सी इसकी शेप है। 3 तरह की शेप में नजर आ सकता है, या तो रोड शेप नजर आ सकता है स्फीयर की फॉर्म में, या फिलामेंटस बॉडी। साइज इसका क्या है, 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर अप टू 7 माइक्रोमीटर इन लेंथ। ये इसकी डायग्राम है। ठीक है, ये एक इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, एक इसकी इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन आगे इन्वेजिनेट हुई हुई है। ठीक है, इन्वेजिनेशन को क्रिस्टी बोलते हैं। ठीक है, और इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो मटेरियल है उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। फंक्शन इसका क्या है, सिंथेसिस ऑफ एटीपी, मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द सेल। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी इसमें होता है। ठीक है, इसमें कौन कौन सी रिएक्शन होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, क्रेब्स साइकिल होता है। ठीक है, ये जो इसकी इन्वेजिनेशन हैं इसको क्रिस्टी बोलते हैं, इसके अंदर जो मटेरियल है उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। एक इसकी आउटर मेम्ब्रेन है और एक इसकी इनर मेम्ब्रेन है। समझ आ रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर, आ रही है। मैं ज्यादा तेज तो नहीं पढ़ा रहा? नो नो सर। सर। पढ़ा हुआ है। तो आप लोगों ने आई गेस एफएससी में भी आप लोगों ने पढ़ी हुई है, राइट? यस सर, पढ़ा यस हुआ सर, है, सारा पिछले बेसिक। सेमेस्टर में भी हमने लिया था। पीजीओ में भी पढ़ा होगा, एफएससी में भी पढ़ा हुआ है। चलें ठीक है, देखते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल कंटेन अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टिंग मेम्ब्रेन्स। ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर एक इंटरकनेक्टिंग मेम्ब्रेन का नेटवर्क होता है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ मेम्ब्रेन्स विद स्मूथ अपीयरेंस इन सम एरियाज। One minute please. Yes, sir. सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर नहीं बोल रहे अभी। अस्सलाम वालेकुम, सॉरी मैं थोड़ा इधर वालेकुम अस्सलाम सर। कॉल आ गई थी। ठीक है, कोई बात नहीं सर। साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल कंटेन अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टिंग मेम्ब्रेन्स। साइटोप्लाज्म के अंदर एक इंटरकनेक्टिंग मेम्ब्रेन का नेटवर्क होता है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ मेम्ब्रेन विद स्मूथ अपीयरेंस इन सम एरियाज एंड रफ अपीयरेंस इन सम एरियाज। इसमें क्या होगा, कुछ एरियाज में स्मूथ मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, और कुछ एरियाज में रफ मेम्ब्रेन होती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, जो स्मूथ होती है उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, और जो रफ होती है उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ठीक है, जो रफ होती है उसकी सरफेस में क्या होता है, साइटोसोलिक सरफेस जो होती है उसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं। ठीक है, राइबोसोम्स की अटैचमेंट की वजह से वो सरफेस रफ नजर आती है। ठीक है, तो उसकी वजह से उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम दिया गया है। जो स्मूथ सरफेस होती है उसके ऊपर कोई भी राइबोसोम नहीं होता है। राइबोसोम्स ना होने की वजह से उसकी जो सरफेस होती है वो स्मूथ होती है, और उसी वजह से उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम दिया गया है। क्लियर है? यस सर। यस सर। ये देखिए, ये इंटरकनेक्टिंग ट्यूब्यूल का एक नेटवर्क है। ठीक है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ये आपको जो छोटे छोटे कट नजर आ रहे हैं, ये न्यूक्लियर पोर्स इनको बोलते हैं। ठीक है,
ये देखें, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो डॉट्स नजर आ रहे हैं आपको ब्लैक ब्लैक, इनको राइबोसोम्स बोलते हैं। इन राइबोसोम्स की वजह से जो इसकी सरफेस है वो थोड़ी रफ नजर आ रही है, जिसकी वजह से इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। ये वाली जो सरफेस है इसके ऊपर कोई राइबोसोम नजर नहीं आ रहा, इस वजह से इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम दिया जाता है। ठीक है, यस सर। यस सर। बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दीज मेम्ब्रेन इनक्लोजेस अ ल्यूमेन। ठीक है, इनके पास ल्यूमेन होता है। इन दिस ल्यूमेन न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन्स आर मॉडिफाइड। इस ल्यूमेन के अंदर जो न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन्स होते हैं उनको मॉडिफाई किया जाता है। ठीक है, रफ अपीयरेंस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स अटैच्ड ऑन द साइटोसोलिक साइड, यानी कि आउटर साइड जो कि साइटोप्लाज्म को फेस कर रही होती है, उस साइड पे जो राइबोसोम्स अटैच होते हैं, इस वजह से उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम दिया जाता है। दीज राइबोसोम्स आर इन्वॉल्व्ड इन द बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। जो राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोटीन की सिंथेसिस, प्रोटीन फॉर्मेशन में, प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, यस यस सर। सर। These proteins are either incorporate into the membrane or into the organelles। ये वाले जो प्रोटीन्स होते हैं किसी मकसद के लिए बनाए जाते हैं ना, तो ये या तो वो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें इनकॉर्पोरेट करने के लिए बनाए जाते हैं या कुछ दूसरी ऑर्गेनेलिज के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, स्पेशल प्रोटीन्स आर प्रेजेंट दैट आर कॉल्ड चेफ्रॉन्स। These proteins play a role in proper folding of the proteins। ठीक है, स्पेशल किस्म के प्रोटीन्स होते हैं जो कि न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन की फोल्डिंग में रोल अदा करते हैं, जिनको शेफ्रॉन्स का नाम दिया जाता है। प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन also occurs in endoplasmic reticulum। The carbohydrates are attached to the newly synthesized proteins। यानी कि प्रोटीन्स की जब ग्लाइकोसाइलेशन होती है, यानी कि प्रोटीन के अंदर अगर कार्बोहाइड्रेट को इंटर किया जाएगा, उसको प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन का नाम दिया जाता है। ठीक है, और ये किस जगह पे होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होती है। ठीक है, न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट को एंटर किया जाता है और उनको ग्लाइकोप्रोटीन के अंदर चेंज किया जाता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व्ड इन लिपिड सिंथेसिस। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हमने पढ़ लिया है कि उसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होती है, प्रोटीन सिंथेसिस होने के बाद उनकी मॉडिफिकेशन होती है, उनकी फोल्डिंग होती है। ठीक है, अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस काम के लिए इन्वॉल्व होती है? लिपिड सिंथेसिस में इन्वॉल्व होती है। कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस, स्टेरॉइड हार्मोन सिंथेसिस। स्टेरॉइड हार्मोन कौन से होते हैं? सेक्स हार्मोन, जिसमें FSH, LH, ठीक है, ये वाले हार्मोन्स हैं। उसके अलावा दूसरा मेल हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन है, ठीक है, ये भी स्टेरॉइड हार्मोन है। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ एंडोजीनस एंड एक्सोजीनस सब्सटेंसेस। उसके अलावा जो एंडोजीनस हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, कोई टॉक्सिक मटेरियल जो कि सेल के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, और उसके अलावा अगर कोई टॉक्सिक मटेरियल सेल के बाहर से सेल के अंदर आ जाए तो उसको डिटॉक्सिफाई करता है, उसके जो टॉक्सिक इफेक्ट हैं उसको नलिफाई करता है। ठीक है, smooth endoplasmic reticulum, the enzyme system involved in the detoxification is called microsomal cytochrome P450 monooxygenase system। ठीक है, इसको जीनोबायोटिक मेटाबॉलिज्म भी बोलते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन के लिए एक एंजाइम सिस्टम इन्वॉल्व होता है जिसको माइक्रोसोमल साइटोक्रोम P450 मोनोऑक्सीजनेज सिस्टम का नाम दिया जाता है। इज दैट क्लियर? एक्सक्यूज मी सर, ये दोबारा रिपीट करते हैं, एंडोजीनस एंड एक्सोजीनस। एंडोजीनस टॉक्सिक सब्सटेंस, यानी कि सेल के अंदर जो कोई टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म के दरमियान जो कोई टॉक्सिक सब्सटेंस कोई भी सेल के अंदर प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, उसको डिटॉक्सिफाई करता है, उसके टॉक्सिक इफेक्ट को जायल करता है। ठीक है, उसके अलावा अगर बाहर से कोई टॉक्सिक मटेरियल सेल के अंदर किसी तरीके से एंटर हो गया है, ठीक है, उसको क्या करेगा? उसको भी डिटॉक्सिफाई करेगा। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। डिटॉक्सिफिकेशन कैसे करते हैं? ये एंजाइम सिस्टम है जिसको माइक्रोसोमल साइटोक्रोम P450 मोनोऑक्सीजनेज सिस्टम बोलते हैं। ठीक है सर ये जो बाहर से आएगा मीन के कोई भी सब्सटेंस, तो उसको लाइसोसोम ने इनगल्फ करेगा और वो उसको डिटॉक्सिफाई कर देगा भाई, सर। मैं टॉक्सिक मटेरियल की बात कर रहा हूँ। ओके सर। ठीक है, जो लाइसोसोम ने जो काम करना है वो है फॉर एग्जांपल फूड पार्टिकल्स,
या कोई भी मैक्रोमोलिक्यूल सेल के अंदर अगर इनगल्फ किया है सेल ने, ठीक है, तो जब उसको इनगल्फ करेंगे तो उसको आगे ब्रेक डाउन करवाने के लिए, वो ब्रेक डाउन जो होती है वो डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होती, डिटॉक्सिफिकेशन होती है कि उसके टॉक्सिक इफेक्ट को खत्म करना, ठीक है। जो ब्रेक डाउन होती है उसको हम कहते हैं डाइजेशन। डाइजेशन मींस उसको स्मॉलर पार्टिकल, सिंपलर पार्टिकल्स में उसको चेंज किया जाता है। चेंज करने के बाद उससे जो काम की चीज होगी उसको अब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और जो वेस्ट मटेरियल होगा उस वैक्यूल को एक्सोसाइटोसिस के थ्रू सेल से बाहर भेज दिया जाएगा। इज दैट क्लियर? यस सर। समझ आ गई? जी सर। चलें ठीक हो गया। उसके बाद बात करते हैं गोल्जी apparatus की। गोल्जी कम्प्लेक्स इज अ नेटवर्क ऑफ फ्लैटेंड स्मूथ मेम्ब्रेनस sacs, cisternae and vesicles. These are responsible for the secretion of proteins from the cell. ठीक है, जो गोल्जी apparatus होता है इसने जो प्रोटीन सेल के अंदर सिंथेसाइज हुए हैं उनको या तो सेल के अंदर अगर उसकी जरूरत है तो उसको सेल के अंदर स्पेसिफिक जगह पे ट्रांसपोर्ट करना है, या सेल से बाहर अगर उसको ट्रांसपोर्ट करना है तो उसकी पैकिंग करके सेल के बाहर उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। कौन कौन सी चीजों को ट्रांसपोर्ट करवाता है? हार्मोन्स, प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है। इट वर्क्स इन कॉम्बिनेशन विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो गोल्जी apparatus है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कॉम्बिनेशन में काम करते हैं, यानी कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहे हैं, सिंथेसाइज होने के बाद उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है टुवर्ड्स गोल्जी apparatus। गोल्जी apparatus क्या करेगा? उसकी पैकिंग करेगा, पैकिंग करने के बाद उसको ट्रांसपोर्ट कर देगा, ठीक है, जिस एरिया में भी उसको सेंड करना होगा उसको उस जगह पे ट्रांसपोर्ट कर देगा, ठीक है। गोल्जी सर्व्स एज सॉर्ट ऑफ पोस्ट ऑफिस फॉर द प्रोटीन्स, ठीक है, यानी कि प्रोटीन्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए एक पोस्ट ऑफिस का काम करता है। क्लियर है? Yes, sir. सर Yes, sir. Yes, sir. सर साइटोक्रोम P450 लीवर में होता है? जी, चलिए ठीक है सर, थैंक यू। मोस्टली जो तो हम मेडिसिन लेते हैं, ठीक है, मेडिसिन को हम एक स्पेसिफिक डोज में क्यों लेते हैं कि एक स्पेसिफिक डोज तक जो हमारा लिवर है उस मेडिसिन को डिटॉक्सिफाई कर सकता है, ठीक है। मेडिसिन ने अपना काम किया, उसके अलावा जो मेडिसिन के टॉक्सिक इफेक्ट हैं उसको हमारा लिवर एक स्पेसिफिक रेंज तक उनको डिटॉक्सिफाई कर देता है, यानी कि जितना है हमारे पास फॉर एग्जांपल 10 मालिक्यूल की कैपेसिटी है हमारे लिवर के पास के इन 10 मालिक्यूल्स को डिटॉक्सिफाई कर देगा। अगर उसकी हम ओवरडोज दे देंगे, ठीक है, तो उस सूरत में हमारा लिवर डिटॉक्सिफाई नहीं कर सकेगा। उस कंडीशन में क्या होगा? उस चीज की हमारे जिस्म के अंदर एक्यूमुलेशन हो जाएगी जिसको बोलते हैं ड्रग टॉक्सिसिटी, ठीक है। ठीक है सर। यस सर। ये देखें इस जगह पे फॉर एग्जांपल जो प्रोटीन्स होंगे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी apparatus के पास आएंगे। गोल्जी apparatus में प्लेटलेट्स हैं, जो टर्मिनल्स हैं उसकी पैकिंग होगी। पैकिंग होने के बाद इस जगह से बड ऑफ होंगे। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये वाला बड ऑफ हो गया। बड ऑफ होने के बाद उनको स्पेसिफिक जगह पे आगे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। अपने माइक्स प्लीज ऑफ रखें। Enzymes in Golgi complex transfer carbohydrates unit to protein to form glycoproteins, ठीक है। गोल्जी कम्प्लेक्स के पास कुछ एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, जो कि कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन्स के अंदर इंटर करवाते हैं, जिसको जब प्रोटीन के अंदर कार्बोहाइड्रेट को इंटरनलाइज करवाएंगे तो उसकी वजह से ग्लाइकोप्रोटीन बनेगा। दिस डिटरमाइंस द अल्टीमेट डेस्टिनेशन ऑफ द प्रोटीन। जब एक प्रोटीन कम्प्लीटली उसकी फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है उससे उसकी डेस्टिनेशन का पता चल जाता है। फॉर एग्जांपल अगर एंजाइम है तो वो जाके किस जगह पे किस चीज़ का एंजाइम है उसने उस स्पेसिफिक जगह पे इफेक्ट करना है। अगर हार्मोन है तो उसने किस जगह पे किस सेल पे जाके इफेक्ट करना है, ठीक है। गोल्जी इज द मेजर साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू मेम्ब्रेन, ठीक है। गोल्जी ऑपरेटर्स के पास गोल्जी ऑपरेटर्स जो है वो न्यू मेम्ब्रेन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी सिंथेसिस के लिए एक मेजर साइट है, ठीक है, क्योंकि इस जगह पे क्या हो रहा है, ग्लाइकोप्रोटीन्स बन रहे हैं। ग्लाइकोप्रोटीन्स जाके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेड होंगे, ठीक है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाएंगे। लाइसोसोम्स एंड पेरोक्सिसोम्स, उसके अलावा लाइसोसोम्स और पेरोक्सिसोम किस जगह पे उनके फॉर्मेशन किस जगह पे हो रही है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, और इसी जगह पे उनकी पैकिंग होकर उनको स्पेसिफिक जगह पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल जो फेगोसाइटिक वैक्यूल होगा उस जगह तक लाइसोसोम को आगे ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ताकि
पैकिंग करके क्यों ट्रांसपोर्ट किया जाता है? क्योंकि लाइसोसोम के अंदर एंजाइम्स होते हैं। अगर वो एंजाइम अपने ही बॉडी के यानी कि सेल के अपने ही किसी ऑर्गेनेली के ऊपर गिरेंगे तो उस ऑर्गेनेली को डिस्ट्रॉय कर देंगे, उसको डाइजेस्ट कर देंगे। इसलिए उनको पैक करके स्पेसिफिक जगह तक ही पहुंचाया जाता है, फॉर एग्जांपल फेगोसोम तक ही पहुंचाया जाता है ताकि उसके ऊपर जाके वो इफेक्ट कर सकते हैं। इट प्लेज 2 मेजर रोल्स इन द मेम्ब्रेन सिंथेसिस। जो गोल्गी ऑपरेटस है ये कैसे हेल्प करती है? इट इन्वॉल्व्स इन द प्रोसेसिंग ऑफ ओलिगोसैकेराइड चेन ऑफ द मेम्ब्रेन, ऑल पार्ट्स ऑफ द गोल्गी ऑपरेटस पार्टिसिपेट। ठीक है, ओलिगोसैकेराइड जो होते हैं, तो सिंगल ओलिगो का मतलब होता है सिंगल सैकेराइड्स, ठीक है, उनको चेन में कन्वर्ट करते हैं और मेम्ब्रेन के अंदर उनको इनकॉर्पोरेट करवाते हैं। इट इज इन्वॉल्व्ड इन द सॉर्टिंग ऑफ वेरियस प्रोटीन प्रायर टू देयर डिलीवरी। और जो भी प्रोटीन्स आते हैं उनको यानी कि वेरीफाई करते हैं कि ये प्रॉपरली प्रोटीन्स की फॉर्मेशन हुई है, ठीक है, और उसके बाद उनको कंप्लीट पैकिंग करने के बाद ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, lysosomes, these are responsible for the intracellular digestion of both intra and extracellular substances। ये lysosomes होते हैं, ये इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंसेस को डाइजेस्ट करने के लिए यूज होते हैं। इंट्रा सेलुलर सब्सटेंसेस में फॉर एग्जांपल जो सेल के ओल्ड बॉडी पार्ट्स होंगे, ओल्ड सेल के पार्ट्स होंगे, ओल्ड ऑर्गेनेलीज होंगे, उनके ऊपर जाके ये अफेक्ट करेगा, ठीक है, जिसको ऑटोफेजी का नाम देते हैं। और उसके अलावा अगर सेल ने किसी भी मटेरियल को इनगल्फ किया है, उसको आगे डाइजेस्ट करने के लिए, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, उसकी डिस्ट्रॉय करने के लिए लाइसोसोम उसके ऊपर अपने एंजाइम फेंकेगा, तो ये होगी एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन। दे हैव अ सिंगल लिमिटिंग मेम्ब्रेन, इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल लिमिटिंग मेम्ब्रेन होती है। दे हैव अ पीएच एसिडिक पीएच 5, ठीक है। दे हैव ग्रुप ऑफ एंजाइम्स कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस, इनके पास एक ग्रुप ऑफ एंजाइम होता है जिसको हाइड्रोलाइज बोलते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह के होते हैं लाइसोसोम्स। फॉर एग्जांपल फूड पार्टिकल एंटर हुआ है, एंटर होने के बाद फूड वैक्यूल बना है, फेगोसाइटोसिस के थ्रू एंटर हुआ है, ठीक है। ये लाइसोसोम गए, ये इसने जाके इसकी मेम्ब्रेन के साथ इन्वेजिनेट हुआ है, इन्वेजिनेट होने के बाद इसने अपने एंजाइम इसके ऊपर फेंके और फूड को आगे स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दिया, फूड को आगे इसने डाइजेस्ट कर दिया। इसी तरह ये देखिए ऑटोफेजी, जिसको इंट्रासेलुलर डाइजेशन बोलते हैं, ये एक वैक्यूल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के साथ जाके इसने जो लाइसोसोम है फ्यूज हुआ है, फ्यूज होने के बाद इसने माइटोकॉन्ड्रिया को आगे डाइजेस्ट कर दिया। ठीक है, डाइजेशन के बाद जो भी काम की चीज़ होगी उसको सेल के अंदर एब्जॉर्ब कर दिया जाएगा और जो रिमेनिंग पोर्शन होगा, वेस्ट मटेरियल होगा, उसको एक्सोसाइटोसिस के थ्रू सेल से बाहर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस, द एंजाइम कंटेंट वेरीज इन डिफरेंट टिश्यूज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द टिश्यूज और द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द टिश्यू, यानी कि जो एंजाइम कंटेंट है ये टिश्यू टू टिश्यू वेरी करता है, किसी में ज़्यादा होंगे, किसी में कम होंगे। ठीक है, जिसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज़्यादा होती है उसमें ज़्यादा होंगे, जिसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम होती है उनमें ये एंजाइम्स कम होंगे। लाइसोसोमल मेम्ब्रेन इज इम्परमेएबल एंड स्पेसिफिक ट्रांसलोकेटर्स आर रिक्वायर्ड। जो लाइसोसोमल मेम्ब्रेन होती है वो इम्परमेएबल होती है, ऐसा ही नहीं है कि किसी भी ऑर्गेनेली के साथ जाके मिलके उसको डाइजेस्ट करवा दें। ठीक है, उसके लिए स्पेसिफिक ट्रांसलोकेटर्स की जरूरत होती है। ठीक है, स्पेसिफिक ट्रांसलोकेटर्स उसको उसकी करेक्ट जगह पे लेके जाएंगे, करेक्ट जगह पे जाने के बाद वो उस वैक्यूल के साथ मिलके उसके ऊपर अपने एंजाइम्स फेंकेंगे। ठीक है, वैक्यूल्स containing external material fuses with the lysosome form primary vesicle and then secondary vesicle or digestive vacuoles। ठीक है, जो वेसिकल होगी जिसके अंदर लाइसोसोमल एंजाइम्स होंगे, वो जाके क्या करेगी, जो बाहर से किसी भी चीज को फेगोसाइटोसिस के थ्रू इनगल्फ किया है उस वैक्यूल के साथ जाके मिलेगी। ठीक है, और उस जगह पे देन उसे हम क्या कहेंगे, प्राइमरी वैक्यूल। मिलने के बाद वो उसको डाइजेस्ट करेगी, डाइजेस्ट करने के बाद उसको डाइजेस्टिव वैक्यूल या सेकेंडरी वैक्यूल का नाम दिया जाता है। लाइसोसोम्स आर आल्सो इन्वॉल्व्ड इन ऑटोफेजी। ऑटोफेजी का वही बता दिया कि माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह को ये डाइजेस्ट करेगा, इस प्रोसेस को ऑटोफेजी का नाम देते हैं। यानी कि सेल के अपने ही
ओल्ड ऑर्गेनेलिज को जब डाइजेस्ट करते हैं स्पाटोफेजी बोलते हैं। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सर जी सर अगर लाइसोसोम सेल में प्रेजेंट ना हो तो क्या उसमें फूड पार्टिकल्स की डाइजेशन नहीं होगी क्या अल्टरनेटिव फॉर्म में? समझ नहीं आई? दोबारा बोलें। हेलो, मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? आवाज आ रही है। आ रही है सर। आ रही है। सर आ रही, सर हमें तो आ रही ये है। किसी ने कुछ पूछा है, मुझे समझ नहीं आई, दोबारा पूछें। सर उन्होंने ये पूछा है कि अगर लाइसोसोम सेल में ना हो तो क्या डाइजेशन नहीं होगी फूड की? भाई क्यों ना हो, होते हैं तो लिखा हुआ है ना। मेटाबॉलिज्म नहीं करवाना, अगर मेटाबॉलिक एक्टिविटी रुक जाएगी तो सेल की तो डेथ हो जाएगी। सर जी जी। सर लाइसोसोम्स में जो वो होते हैं एंजाइम्स वगैरह होते हैं वो कहाँ से आते हैं? वो गोल्गी अपरेटस से कट ऑफ होके नहीं होते? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है ना, जिसके बारे में हमने पढ़ा है कि एंजाइम्स फॉर्मेशन होती है, हार्मोन्स बनते हैं, ठीक है, तो वो उसी जगह पे प्रिपेयर हो रहे हैं ना। तो प्रिपेयर होने के बाद उनको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आगे गोल्गी अपरेटस में भेजा जाता है। गोल्गी अपरेटस उसको पैक करके लाइसोसोम की फॉर्म में आगे रिलीज करती है। लाइसोसोम आगे जाके उन वैक्यूल्स के साथ मिलकर उनकी डाइजेशन करवाते हैं। इज दैट क्लियर? यस सर। चलें। इनडाइजेस्टेबल मटेरियल accumulate in the vesicle called residual bodies। ठीक है, जो इनडाइजेस्टेबल मटेरियल होगा वो उन वैक्यूल्स के अंदर accumulate हो जाएगा, उसको रेजिडुअल बॉडी का नाम भी दिया जाता है। एंड देयर मटेरियल इज रिमूव्ड बाय एक्सोसाइटोसिस, और उस रेजिडुअल बॉडी को एक्सोसाइटोसिस के थ्रू रिमूव कर दिया जाता है। Some residual body in non-dividing cells contain a high amount of pigmented substance called diaphosphorin। ठीक है, जो नॉन डिवाइडिंग सेल्स हैं उनके अंदर इसकी जो तादाद है वो इंक्रीज हो जाती है रेजिडुअल बॉडीज की, जिसको जो कि एक स्पेसिफिक कलर देते हैं, जिस पिगमेंटेड सब्सटेंस यानी कि एक स्पेसिफिक कलर देते हैं, जिसको लाइपोफ्यूसिन का नाम दिया जाता है। आल्सो कॉल्ड एज पिगमेंट और वियर और टियर पिगमेंट। इसकी वजह से जो एजिंग प्रोसेस है वो आपको नजर आता है। ठीक है, peroxisome called peroxisomes because of their ability to produce or utilize hydrogen peroxide, साइटोटॉक्सिक एजेंट। ठीक है, पेरोक्सिसोम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, यूटिलाइज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ये साइटोटॉक्सिक है, यानी कि सेल के लिए ये एक टॉक्सिक मटेरियल है। अगर ये उस स्पेसिफिक वैक्यूल यानी कि जो स्पेसिफिक एक पेरोक्सिसोम एक इसकी इर्द गिर्द लेयर होती है उससे बाहर आ जाए तो सेल को डैमेज करेगा। इसीलिए इसको एक लिमिटिंग मेम्ब्रेन में कैद किया होता है और उसको स्पेसिफिक जो सब्सटेंस है उसके ऊपर ही इसको डाला जाता है। They are small, oval or spherical in shape. They have a fine network of tubules in their matrix. About 50 enzymes have been identified. इसमें almost about 50 enzymes होते हैं। ठीक है, The number of enzymes fluctuate according to the function of the cells। जो enzymes का number है वो according to the cell कम या ज़्यादा हो सकता है। अब इसकी देखते हैं बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस। Xenobiotic leads to the proliferation of peroxisome in the liver, have an important role in breakdown of lipids, particularly long fatty acids। ठीक है, ये लिपिड्स की ब्रेकडाउन करवाता है। सिंथेसिस ऑफ ग्लिसरोलिपिड्स, ग्लिसरोलिपिड की सिंथेसिस करवाएगा। सिंथेसिस ऑफ ग्लिसरॉल, ईथर, लिपिड्स। ठीक है, ग्लिसरॉल की, ईथर की और लिपिड्स की सिंथेसिस करवाएगा। सिंथेसिस ऑफ बाइल, लिवर के अंदर जो बाइल प्रोड्यूस होता है उसकी सिंथेसिस करवाएगा। राइबोसोम्स, राइबोसोम्स के आगे 2 सब यूनिट्स होते हैं, लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट। ठीक है, ये क्या करते हैं कि मैसेंजर आरएनए को रीड करते हैं। ठीक है, उसको ट्रांसलेट करके पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं और पॉलीपेप्टाइड आगे प्रोटीन बनाता है। ठीक है, जो राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस करवाते हैं। Site of protein synthesis found attached to the rough endoplasmic reticulum
और फ्लोटिंग फ्री इन द साइटोसोल। ये आपको या तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ मिले सरफेस पे अटैच मिलेंगे या साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली फ्लोट कर रहे होंगे। प्रोड्यूस इन अ पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस कॉल्ड न्यूक्लियोलस। ये किस जगह पे प्रोड्यूस होते हैं? न्यूक्लियोलस के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। चलें इंशाल्लाह हम राइबोसोम से हमारा अगला जो नेक्स्ट लेक्चर है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये वाली जो 10 स्लाइड्स हैं इंशाल्लाह उसमें हम खत्म करेंगे। ओके सर। सर 30 वाली स्लाइड एक दफा रिपीट कर दें। कौन सी? 30 नंबर 30। यस ये वाली। Involved in the processing of oligosaccharide chain of the membrane। यानी oligosaccharide होते हैं जो सिंगल सैकराइड है। ठीक है, ओलिगो मीन्स सिंगल। उनको आगे अरेंज करता है, अरेंज करके उसको मेम्ब्रेन के अंदर फिट करता जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये मेम्ब्रेन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी सिंथेसिस में रोल अदा करेगा। इट इज इन्वॉल्व इन द सॉर्टिंग ऑफ सर मोनोसैकराइड्स नहीं होते सिंगल तो जी, या ओलिगोसैकराइड्स होते हैं? मोनो भी बोलते हैं, ओलिगोसैकराइड भी होते हैं। ठीक है, ओके सर। मैं इसको आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी रोजे से बहुत बुरी हालत हुई खड़ी है, और किसी की कोई कंफ्यूजन है तो एक्सक्यूज मी सर। मेल करें। एक्सक्यूज मी सर। जी सर मैंने आपसे कहना था कि जो हमारे प्रीवियस लेक्चर है, जब हमारा पिछला सेमेस्टर था वो एलएमएस में मौजूद होते थे, तो अभी भी एलएमएस में मौजूद होंगे? जी इंशाल्लाह आप लोगों को मैं फॉरवर्ड भी कर दूंगा आज। ठीक है, और इनको एलएमएस पे भी अपलोड कर दिया करूंगा और रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिल जाया करेंगी। ठीक है सर आज आप लेक्चर मेल कर देंगे? जी मैं सर प्लीज आप ना इसे यूट्यूब पे अपलोड कर दिया करें, फिर हमें लिंक वगैरह दे दिया करें। जी मैं यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा और आप लोगों को लिंक भी मेल कर दिया करूंगा और एलएमएस पे भी लिंक ऐड कर दूंगा। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। चलें ठीक है जी, दुआ में याद रखिएगा। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो मुझे मेल कर दे, मैं इंशाल्लाह उसको दोबारा एक्सप्लेन। सर अटेंडेंस आप जूम से लगा लेंगे सर? अटेंडेंस हो चुकी है आप लोगों की। इधर अगर कोई आता है एक्सक्यूज मी सर, 1 मिनट के लिए भी आता है तो वो इधर नोट हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग क्लास ले रहे हो कंटिन्यूसली, वो उनकी अटेंडेंस लग जाएगी। टेंशन नहीं लो जी। थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर। जी सर ये आप रिकॉर्डिंग एलएमएस पे अपलोड कर देंगे? सर जी, मेरा बहुत ज्यादा डिस्कनेक्ट हो रहा था। जी मैं कर दूंगा अपलोड, यूट्यूब पे अपलोड करके लिंक आप लोगों को शेयर कर दूंगा। ठीक है, मेल करेंगे सर आप लिंक? मेल भी कर दूंगा आपको, एलएमएस पे भी लिंक मिल जाएगा। ओके थैंक यू सर। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर। हाफिज सर।